everyone, welcome back to the amazing platform of V2E Learning. Myself Neha Agrawal and I am your zoology mentor. So बच्चों, we are back with the next chapter of human physiology, that is locomotion and movement. दिख भी रहा है आपको, skeleton दिख रहा है, अपनी बॉडी का कंकाल दिख रहा है और हम आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है? So we are going to start with the chapter that is locomotion and movement. So let's start with the chapter now. सबसे पहले बच्चों हमको पता होना चाहिए लोकोमोशन और मूवमेंट में क्या ही डिफरेंस है। चैप्टर का नाम जो है वो तो समझ में आए, लोकोमोशन और मूवमेंट की बात कर रहे हैं। तो ये दो टर्म्स होती हैं बेटा, एक टर्म होती है मूवमेंट, दूसरी टर्म होती है लोकोमोशन। लोकोमोशन, ठीक है? क्या बात करने वाले हैं अपन इस चैप्टर में मूवमेंट और लोकोमोशन के बारे में। क्या डिफरेंस है मूवमेंट और लोकोमोशन में? बेटा जैसे मैं ये अपने हाथ मूव कर रही हूं, दिस इज अ मूवमेंट। ये मैंने अपनी नेक ऐसे मूव करी, दिस इज अ मूवमेंट। पर अगर मैंने अपनी पोजीशन चेंज करी तो उसमें मूवमेंट तो है, साथ ही साथ मेरी जगह भी चेंज हो गई, तब ऐसे मूवमेंट को तुम क्या कहते हो? लोकोमोशन कहते हो। इसीलिए बेटा मूवमेंट तो किसी बॉडी पार्ट की हो सकती है, पर उस मूवमेंट के साथ साथ अगर लोकेशन चेंज हो जाए, अगर लोकेशन चेंज हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? लोकोमोशन। पोजीशन चेंज हो गई, ठीक है? सो क्या हम कह सकते हैं एवरी मूवमेंट इज नॉट अ लोकोमोशन? सारी मूवमेंट, ये देखो ये मूवमेंट लोकोमोशन तो नहीं है, पर लोकोमोशन में तो मूवमेंट है ना, अगर पोजीशन चेंज की तो उसमें तो मूवमेंट आएगी ही आएगी। सो एवरी मूवमेंट इज नॉट अ लोकोमोशन बट एवरी लोकोमोशन इज अ मूवमेंट। तो ये बेसिक सी बात है, आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हो, जो हमने जस्ट ऐसे ही रिवाइज कर ली। और भी चीजें रिवाइज करते हैं फटाफट से। अब आपने एनिमल टिश्यूज अच्छे से पढ़ लिया है और उसमें मैंने आपको सिखाया था कि जहां पे भी मूवमेंट की बात हो, कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है? मस्कुलर टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है। मस्कुलर टिश्यू जहां पे भी है, इसका काम क्या है? मूवमेंट कराना, मूवमेंट कराना। मस्कुलर टिश्यू किस लिए रखा है बॉडी में? मूवमेंट कराने के लिए। सपोज मैंने अपने ये हाथ ऐसे मूव करने हैं, तो ये हाथ कैसे मूव कर रहे हैं, ये बोन्स कैसे मूव कर रहे हैं? यहाँ पे मसल रखी हुई है, मेरा ब्रेन इस मसल को मैसेज दे रहा है और ये मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। ये मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो ये हाथ की बोन ऐसे खिंच के सामने आ रही है। वैसे यहाँ पे फिर एक मसल रखी होगी अपोजिट साइड में, वो फिर जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये हाथ खुल जाएंगे ऐसे। तो इस तरह करके मैंने मूवमेंट करा ली। तो मूवमेंट कौन सी टिश्यू से आती है बच्चों? मूवमेंट आती है मस्कुलर टिश्यू से। आपको अच्छे से याद होगा मस्कुलर टिश्यू वाले चैप्टर से कि आपकी बॉडी का 40 to 50% मास, 40 to 50% टिश्यू क्या है? मस्कुलर टिश्यू है। ये मैं नहीं कह रही हूं बेटा, ये एनसीईआरटी कहती है, ये एनसीईआरटी कहती है। आप जब एनसीईआरटी का चैप्टर रीड करोगे ना, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, तो ये सारा कुछ आपको वहां पे मिलेगा। कौन सा ओरिजिन होता है बच्चों? ये भी अब तुमको पता है, तुमने टिश्यू पढ़ लिया है। मस्कुलर टिश्यू का ओरिजिन याद करो। मस्कुलर टिश्यू का ओरिजिन था मीसोडर्मल। हमारी जर्म लेयर 3 होती है, उसमें से मीसोडर्म से डिराइव हुई थी अपनी मस्कुलर टिश्यू। ये सारी बातें हमको पहले से पता है, मस्कुलर टिश्यू हमने पढ़ लिया है पूरा डिटेल में, ठीक है? उसके अलावा और क्या बातें याद है तुमको मस्कुलर टिश्यू के बारे में इंपॉर्टेंट? क्योंकि अभी हम इसी के बारे में और बातें करेंगे ना, तो हम बेसिक सारा एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या हमने किया था वहां पे इंपॉर्टेंट। बेटा मस्कुलर टिश्यू की आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बताई थी मैंने, प्रॉपर्टीज बताई थी। मस्कुलर टिश्यू मूवमेंट कैसे कराता है? याद करो मैंने आपको सिखाया था कि ये एक्साइटेबल होती हैं, एक्साइटेबिलिटी शो करती हैं। एक्साइटेबिलिटी शो करने का क्या मतलब बेटा? दैट दीज सेल्स आर एबल टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल। बेटा मैंने आपको पहले भी सिखाया हुआ है कि अपनी बॉडी में दो सेल्स ऐसी हैं, एक आपकी न्यूरॉन्स और दूसरी आपके मस्कुलर टिश्यू, जिसमें दो चीजें कॉमन है। पहली तो इन दोनों को ही सेल डिवीजन करना बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है? एक बारी मर गई तो मर गई, ये रीजनरेट नहीं करती जल्दी से। दूसरी बेटा ये दोनों ही जब आराम कर रही होती हैं तो कुछ पोलराइज्ड स्टेट में होती है, बाहर से बड़ी पॉजिटिव, अंदर से नेगेटिविटी भरी हुई है। जैसे आजकल हम सब ह्यूमंस होते हैं, बाहर से पॉजिटिव और अंदर नेगेटिविटी भर के रखते हैं, बस वैसे ही इनकी मेम्ब्रेन भी बाहर से पॉजिटिव है, अंदर से नेगेटिव है। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे दो पोल्स बन गए, तो ऐसी मेम्ब्रेन को हम कहते हैं पोलराइज्ड। पोलराइज्ड मेम्ब्रेन होती है और हम इसको चेंज करके डीपोलराइज कर देते हैं, तब ये काम करने लगती है। जब ये आराम करती है तो ऐसी है, और जब हमें काम कराना होता है तो हम इसको डीपोलराइज कर देते हैं, ठीक है?
तो जब आप पोलराइज यानी आराम की अवस्था से उसको डीपोलराइज करके काम कराने लग जाओ, उसको एक्शन में लेके आ जाओ, तब आप क्या कहोगे, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। और ऐसी सेल मेम्ब्रेन को आप पोलराइज सेल मेम्ब्रेन कहते हो और ऐसी सेल को आप एक्साइटेबल सेल कहते हो। तो आपकी जो न्यूरॉन्स है वो भी इस तरह से होती है, आपकी मसल सेल भी ऐसी होती है। तो वो क्या शो करती है, एक्साइटेबिलिटी शो करती है। दूसरा काम क्या करेगी बेटा, जब हम इसको एक्साइट कर देंगे, आराम से इसको बाहर निकाल के इसको काम पे लगा देंगे, एक्शन पे लगा देंगे, इसको पोलराइज से डीपोलराइज कर देंगे, तो डीपोलराइज करने पे ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, अपनी साइज को छोटा कर लेती है। इसीलिए क्या शो करती है बेटा, कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी शो करती है, कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी शो करती है। ठीक है, तो ये हमने ध्यान रखना है। इसके पास दो स्पेशल प्रॉपर्टीज है कि हम इसको एक्साइट करके इसको कॉन्ट्रैक्ट कर दें, तभी जाके ये अपना काम करेगी। कौन सा काम, मूवमेंट कराने का काम। ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो छोटी होगी तो बोन आगे खिंच के आ जाएगी, फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो बोन पीछे को चली जाएगी। ऐसे करके अपनी बॉडी में सारी की सारी इसी के कॉन्ट्रैक्शन से मूवमेंट्स होती हैं। बोन्स के बीच बीच में मसल हमने जोड़ी हुई है, तब जाके सारी कॉन्ट्रैक्शन होती है। ठीक है, तो ये तो हो गई नॉर्मल मस्कुलर टिश्यू की बात। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको मसल का एक सेक्शन काट के देखना पड़ेगा। और हम ज्यादा इंटरेस्टेड किस चीज में है, स्केलेटल मसल में। हम ये अपनी बोन्स के साथ जो मसल जुड़ी हुई है मेजरली उसके बारे में बात कर रहे हैं। और उसके पहले मैं आपको कुछ चीजें और याद दिला दूं कि हमने 3 तरह की बेटा मसल्स करी हुई है। कौन कौन सी मसल्स की थी, एक हमने की थी स्केलेटल मसल, एक हमने की थी स्मूथ मसल और एक हमने की थी कार्डियक मसल। अब आपको अच्छे से याद होगा, ये सब टिश्यू आपने कर लिया है। ठीक है बच्चे, स्केलेटल मसल कौन सी थी, जो हमारे बॉडी के स्केलेटन से जुड़ी हुई है। जो स्केलेटन से जुड़ी होती है वो हमारी इच्छा अनुसार मूव करती है, ये वॉलेंटरी होती है। ये वाली कैसी होती है, स्मूथ मसल, जो हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन से जुड़ी होती है। हमसे अच्छा तुम ये बताओ, यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले हमसे पूछता है क्या कि कॉन्ट्रैक्ट कर लो? ये ईसोफेगस में खाना जाता है तो हमसे पूछता है कि क्या आप पेरिस्टाल्सिस कर लो? बिल्कुल नहीं पूछते। तो अंदर बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में जो भी मसल लगी हुई है वो हमसे नहीं पूछती कुछ करने से पहले। वो कैसी होती है, इनवॉलेंटरी होती है और स्मूथ मसल कहलाती है। और कार्डियक तो आपको पता ही है, हार्ट के पास जो मसल्स होती है उसको हम कार्डियक मसल कहते हैं। अच्छा याद करो बेटा, मैंने आपको ये भी बताया था कि इस पे कुछ धारियां दिखती हैं जिसको हम स्ट्राइएशन कहते हैं। इस पे वो धारियां नहीं दिखती हैं बेटा, अनस्ट्राइएटेड होती है, और इस पे भी वो धारियां दिखती हैं, स्ट्राइएशंस प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो बच्चे स्ट्राइएशन तो हमको यहां पे देखने को मिल रही है। पर बेटा आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताई थी मैंने कि जो प्रोटीन्स होते हैं एक्टिन और मायोसिन, वो एक्टिन मायोसिन प्रोटीन बेटा कॉन्ट्रैक्शन के लिए जरूरी होता है। ये जो कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, चाहे यहां हो या इंटरनल किसी ऑर्गन में हो, कॉन्ट्रैक्शन तो करनी पड़ रही है मसल ने, या हार्ट की मसल क्यों ना, उसको भी कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है। और कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एक्टिन मायोसिन की जरूरत होती है। तो ये एक्टिन मायोसिन बेटा यहां पे भी प्रेजेंट है, यहां पे भी प्रेजेंट है, यहां पे भी प्रेजेंट है। ध्यान रखना इस बात को, ऐसा कभी भी नहीं बोलोगे कि स्ट्राइएशंस इसके पास नहीं तो इसके पास एक्टिन मायोसिन ही नहीं है। बेटा इसके पास भी एक्टिन मायोसिन है, बस एक्टिन मायोसिन ने बढ़िया तरीके से अपनी अरेंजमेंट करके इसमें धारियां बनाई हैं, स्ट्राइएशंस बनाई हैं। यहां पे भी एक्टिन मायोसिन है पर उसने धारियां नहीं बनाई, डार्क और लाइट बैंड्स नहीं बनाए। इसमें उस एक्टिन और मायोसिन ने फिर से धारियां बनाई हैं। तो एक्टिन मायोसिन तो तीनों में है, स्ट्राइएशन उसने एक्टिन मायोसिन ने इसमें बनाई है और इसमें बनाई है, उसमें नहीं बनाई है। ये वाली बात आपको क्लियर होनी चाहिए। और अगर आपको याद हो तो यहां पे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा कहते थे और यहां पे हम उसको सार्कोलेमा नहीं कहते थे और यहां पे फिर से सार्कोलेमा कहते थे। इतना आपने एनिमल टिश्यू में सीखा है बेटा। अगर स्टिल आपको ये वाला टॉपिक बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है तो आप एक बार एनिमल टिश्यूज में मस्कुलर टिश्यू की क्लास लगा के उसको अच्छे से सुन के और समझ के उसके बाद इसके आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब आइए, अब बेटा हम स्केलेटल मसल से ज्यादा कंसर्न
डिफाइंड है इस चैप्टर में। हम स्केलेटल मसल की मेजरली बात करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं कि ये स्केलेटल मसल दिखता कैसा है, ठीक है। हम किसी स्केलेटल मसल की बात कर रहे हैं। तो अगर एक नॉर्मल मसल हम देख लें, मान लो ये बॉडी के डोले शोले हैं इस तरह से, है ना, ऐसे कुछ डोले शोले हैं, तो बेटा हम इसमें से एक मसल ऐसे देख पाते हैं, कुछ ऐसा लंबा सा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, हम इसको ही बाहर निकाल के देख रहे हैं और बड़ा बना के देख रहे हैं, ठीक है। ये मैंने बना दी बेटा एक स्केलेटल मसल, ठीक है, एक स्केलेटल मसल बना दी बड़ा करके, बॉडी की एक मसल निकाल के बनाई है बेटा। जब मैंने इस मसल को बड़ा करके देखा तो मैंने देखा इसके अंदर बड़े सारे बंडल्स पड़े हुए हैं बेटा, बड़े सारे बंडल्स पड़े हुए हैं, ठीक है, ऐसे कुछ बंडल्स देखने को मिले हमको, ठीक है। तो हमने बना लिए। अब इन बंडल के अंदर हमने देखा कि और भी कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, और भी कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं ऐसे, इन बंडल्स के अंदर स्ट्रक्चर्स हैं। अब देखते हैं इनको क्या कहते हैं, आ जाओ। बहुत सिंपल है, ये तुमने सबसे बड़ा एक क्या बनाया, बॉडी की स्केलेटल मसल निकाल के बनाई है। तो ये क्या है बेटा, एक मसल है, एक मसल है, ठीक। मसल के अंदर तुमको ये क्या देखने को मिला, मसल के अंदर तुमको ये मसल बंडल देखने को मिला, बहुत सारे मसल बंडल थे एक एक मसल के अंदर, ठीक है। मसल बंडल के अंदर ये तुमने क्या देखा, मसल बंडल के अंदर तुमने देखा कि ये मसल की सेल है बेटा, मसल की सेल है। ये मसल एक टिश्यू है, टिश्यू के अंदर बहुत सारी सेल्स होंगी, तो ये है वो बहुत सारी सेल जो कि बंडल्स के फॉर्म में अरेंज्ड है, ठीक है। तो ये एक मसल सेल। बच्चे मसल सेल को और क्या कह सकते हो तुम, मायोसाइट। मायो वर्ड जब भी यूज होगा मतलब मसल, तो मायो का मतलब मसल, साइट का मतलब सेल, तो ये हो गया मायोसाइट। इसी को कहते हैं अपन मसल फाइबर, मसल फाइबर। बेटा फाइबर जब भी वर्ड यूज किया जाए मस्कुलर टिश्यू में, हम एक फाइबर मतलब एक सेल की बात कर रहे हैं, मसल की सेल को ही मसल फाइबर कहते हैं। और इसी को शॉर्ट में तुम कह सकते हो मायो फाइबर। मायो मतलब मसल और उसकी फाइबर यानी एक सेल की बात कर रहे हैं। तो तुम एक एक सेल को मसल सेल, मायोसाइट, मसल फाइबर या मायो फाइबर कह सकते हो, ठीक है। इतनी बात। अब आपको ये हायरार्की याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि एक मसल है, एक मसल के अंदर बहुत सारे मसल बंडल हैं और हर बंडल के अंदर बेटा बहुत सारे मायोसाइट या मसल फाइबर है, ठीक है, बहुत सारे मायो फाइबर है। ये पहली बात आपको ध्यान रखनी है। अब आते हैं बेटा, आपने सीखा है कि जितने भी चीजों को हमें बांध के रखना है, हम उसके लिए कनेक्टिव टिश्यू का यूज करते हैं, चीजों को बांध के रखने के लिए, कनेक्ट करने के लिए। तो हमने क्या किया बेटा, हमने इन सब पे कनेक्टिव टिश्यू चढ़ाया है। आज एक तो मसल के ऊपर कनेक्टिव टिश्यू चढ़ा दो, तुम मसल के ऊपर ऐसे कनेक्टिव टिश्यू चढ़ा दो। एक बेटा तुम इन बंडल के ऊपर भी कनेक्टिव टिश्यू चढ़ा दो, बंडल के ऊपर भी कनेक्टिव टिश्यू चढ़ा हुआ है, ठीक है, ये बंडल्स के ऊपर कनेक्टिव टिश्यू चढ़ा दी। एक बेटा इन सेल्स के ऊपर भी कनेक्टिव टिश्यू चढ़ा हुआ है, सेल्स के ऊपर भी कनेक्टिव टिश्यू चढ़ा हुआ है, ठीक है। ये देखो, ये सेल्स के ऊपर हमने कनेक्टिव टिश्यू चढ़ा दी और हर जगह की कनेक्टिव टिश्यू को अलग अलग नाम दे दिया। मसल के ऊपर जो कनेक्टिव टिश्यू है उसको कह दिया बेटा एपीमाइसियम। एपीमाइसियम, एपी मतलब होता है बाहर, उससे याद रखना एपीमाइसियम सबसे बाहर है, मसल के बाहर का कनेक्टिव टिश्यू है। ये कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है बेटा, दिस इज डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा है ना, कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स होते हैं, उसमें से डेंस टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। तो एपीमाइसियम किसको कवर कर रहा है, मसल को। अब आओ मसल बंडल के ऊपर, ये मसल बंडल के ऊपर जो कनेक्टिव टिश्यू है इसका नाम लिख लो, इसका नाम लिख लो। मसल बंडल के ऊपर जो कनेक्टिव टिश्यू है दैट इज कॉल्ड एज पेरीमाइसियम। पेरीमाइसियम, पेरीमाइसियम भी कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है बेटा, डेंस कनेक्टिव टिश्यू है। दिस इज ऑल्सो डेंस कनेक्टिव टिश्यू,
ठीक है, तो मसल के ऊपर एपिमाइसियम और मसल बंडल के ऊपर पेरीमाइसियम। और फिर आ जाइए मसल सेल के ऊपर, क्या है ये जो मसल सेल के ऊपर कनेक्टिव टिश्यू है, दैट इज कॉल्ड एज एंडोमाइसियम। एंडोमाइसियम, एंडो मतलब अंदर, तो एंडोमाइसियम सबसे अंदर प्रेजेंट है। और बेटा ये जो एंडोमाइसियम है, जो मायोसाइट के ऊपर कनेक्टिव टिश्यू चढ़ा हुआ है, दिस इज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। दिस इज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। हायरार्की बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट, एपिमाइसियम मसल, पेरीमाइसियम मसल बंडल, एंडोमाइसियम मसल सेल। इस तरह करके आपको हायरार्की ध्यान रखनी है कि एक मसल के अंदर बहुत सारे मसल बंडल हैं और हर बंडल के अंदर बहुत सारी मसल फाइबर्स हैं, मायोफाइबर्स हैं। ठीक है, इतनी बात हो गई। तो ये हो गया आपका मसल का एक सेक्शन। आपने मसल को ऐसे कट किया बच्चों, ऐसे कट किया, ट्रांसवर्स सेक्शन तक कट किया और देख रहे हो। ठीक है, अब आपने ये देख लिया, इसी को मैं दूसरे डायग्राम में भी आपको दिखा सकते हो। आपको अगर वो डायग्राम आ गया तो परेशान नहीं होना है। ये देखो, ये एक मसल हो गई। अब मैं कैसे कट कर रही हूं मसल को, ये एक मसल है, सपोज यहां पे एक मसल है, मैं ऐसे कट करके ऊपर से झांक रही हूं, ऐसे कट करके ऊपर से झांक रही हूं, तो आपको ऐसा क्रॉस सेक्शन दिखाई देगा, टीएस ऑफ मसल। दिस इज टीएस ऑफ मसल। ठीक है, चलो ठीक है, तो एक मसल हो गई बेटा, मसल के अंदर बड़े सारे मसल बंडल होंगे और हर बंडल के अंदर क्या होगा, अब तुमको याद है, बहुत सारी मायोफाइबर्स होंगी, बहुत सारी मायोफाइबर्स होंगी। तो मसल के अंदर बहुत सारे मसल बंडल्स और हर बंडल के अंदर बहुत सारी मायोफाइबर्स। सबके ऊपर कनेक्टिव टिश्यू चढ़ा दो, इसके ऊपर चढ़ा दिया एक एपिमाइसियम, इनके ऊपर चढ़ा दिया बेटा पेरीमाइसियम और इनके ऊपर चढ़ा दिया एंडोमाइसियम। इन्हीं का नाम फिर से लिख लो, आ जाओ, याद हो जाएगा दोबारा से लिखने से और दोनों सेक्शंस तुम्हारे तैयार हो जाएंगे, किसी से भी क्वेश्चन आ जाए। दिस इज बेटा एपिमाइसियम, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। दिस इज बेटा पेरीमाइसियम, dense connective tissue, and this is endomysium, that is areolar connective tissue. areolar किस में आता है, loose connective tissue में आता है, so this is loose connective tissue। और इनके नाम पे आ जाओ, this is बेटा मसल, मसल के अंदर ये प्रेजेंट है बहुत सारे मसल बंडल्स और बंडल के अंदर प्रेजेंट है ये बहुत सारी मायोफाइबर्स। मायोफाइबर मतलब मसल की सेल। ठीक है, ये वाली बात होगी। अब तुमको अपनी बुक में दो टर्म मिलेगी, एक मिलेगी फैसिया और एक मिलेगी फैसिकल। ध्यान से सुनना बच्चे, इसके भी बाहर एक और कनेक्टिव टिश्यू का शीट होता है, मोटा सा कनेक्टिव टिश्यू का शीट होता है, इसको कहते हैं फैसिया। क्या कहते हैं, फैसिया। ये भी क्या है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू का शीट है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू का शीट है। सो दिस इज ऑल्सो कनेक्टिव टिश्यू, दिस इज ऑल्सो कनेक्टिव टिश्यू, दिस इज ऑल्सो कनेक्टिव टिश्यू एंड दिस इज ऑल्सो कनेक्टिव टिश्यू। तो तुम दोनों चीजें पढ़ोगे कि एपिमाइसियम मसल के बाहर है और तुम पढ़ोगे कि फैसिया मसल के बाहर है। अब तुम बोलोगे मैम ये कौन सी बात हुई, दोनों ही मसल को कवर कर रहे हैं, तो किस सीक्वेंस में है ये मैं आपको बता रही हूं बेटा, कि इसके बाहर, मसल के बाहर पहले होती है पतली सी एपिमाइसियम और उसके बाहर बेटा एक थिक शीट होता है किसका, फैसिया का। ये फैसिया क्या करता है, सपोज कई सारी मसल्स हैं, ये मसल्स हैं, तो इनको आपस में सेपरेट करता है। ये सब एपिमाइसियम वगैरह प्रेजेंट होगा सबके बाहर, सबके अंदर बहुत सारे बंडल्स होंगे, सबके अंदर बहुत सारी सेल्स होंगी। अब ये फैसिया क्या करेगा, इनको आपस में सेपरेट करेगा, ऐसे भरा होता है फैसिया। ठीक है, तो फैसिया क्या करता है, दो मसल्स को आपस में सेपरेट करता है, सेपरेट्स मसल्स, दो मसल को आपस में सेपरेट करता है। तो एपिमाइसियम के बाहर प्रेजेंट होता है, ये ध्यान रखना। दूसरी टर्म आती है बेटा फैसिकल। ये फैसिकल टर्म कौन सी है बेटा, मसल बंडल का ही दूसरा नाम है फैसिकल, मसल बंडल का ही दूसरा नाम है फैसिकल। तो ये तो है आपका फैसिया और ये है फैसिकल। फैसिकल मसल बंडल का दूसरा नाम है, जबकि फैसिया डेंस कनेक्टिव टिश्यू का शीट है जो कि मसल के बाहर है और एपिमाइसियम के भी बाहर है इनफैक्ट। ठीक है, तो ये दो टर्म्स ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट बात पे आते हैं
ये हमने मायोफाइबर तक पहुंच गए, हम मसल मंडल और मायोफाइबर तक पहुंच गए। अब एक मायोफाइबर को देखते हैं, एक मसल की फाइबर को देखते हैं। क्या क्या नाम है इसका? मसल फाइबर को ही तुम क्या कहते हो? मायोफाइबर कहते हो। इसी को तुम क्या कहते हो? और मायोसाइट कहते हो, मायोसाइट। ये क्या है बेटा? एक मसल की सेल है, एक सेल को हम क्या कहते हैं? मसल फाइबर कहते हैं। हम यहां तक पहुंच गए। अब बात करते हैं सार्कोलेमा की, कि तुम यहां पे तो इसको सार्कोलेमा बुलाते हो ना, मसल की जो सेल है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बुलाते हो? सार्कोलेमा बुलाते हो। इसीलिए जब तुम एनसीईआरटी में ये वाला डायग्राम देखोगे तो एनसीईआरटी ने इस वाले डायग्राम में इसको बेटा सार्कोलेमा दिखा भी रखा है, लिखा भी है कि ये क्या है? सार्कोलेमा है। क्योंकि बेटा ये एक सेल है और उस मसल सेल की, स्ट्राइएटेड मसल सेल की, स्केलेटल मसल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? सार्कोलेमा कहते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मायोफाइबर इज कॉल्ड एज सार्कोलेमा। तो एनसीईआरटी ने इसको सार्कोलेमा दिखा भी रखा है, ध्यान से डायग्राम को जाके देखिएगा। और ये हम कर भी रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। तो स्केलेटल मसल में हमको वैसे भी पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बुलाते हैं? सार्कोलेमा बुलाते हैं। ठीक है, इसी बात को हम थोड़ा इलैबोरेटेड फॉर्म में एक फाइबर बना के देख लेते हैं। हम एक मसल फाइबर बना के देख लेते हैं। ये हमने बनाने शुरू की बेटा एक मसल फाइबर, तो हम उसकी सार्कोलेमा बना रहे हैं, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना रहे हैं स्केलेटल मसल की, मसल सेल का, स्केलेटल मसल की मायोफाइबर का। तो हमने देखा इसमें कुछ कुछ ऐसे इनवैजिनेशंस हो रखी हैं, कुछ कुछ ऐसे इनवैजिनेशंस हो रखी हैं। ठीक है, और ऐसे से सेल आ रही है। चलो ठीक है, ऐसे कुछ सेल है। तो ये हमने क्या बनाया है? एक मसल फाइबर बनाया, एक मायोफाइबर बनाया है। ठीक है, इसकी ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, पहले इसको लिख दो बेटा, ये क्या है? सार्कोलेमा कहलाती है, सार्कोलेमा कहलाती है। ठीक है, और इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होगा बेटा, इसके अंदर ये जो साइटोप्लाज्म है, इस सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, इसको आप बुलाते हो सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म। ठीक है, दूसरी बात हो गई। ठीक, अब ये जो इनवैजिनेशंस है इनको क्या कहते हैं? ये जो इन्वेजिनेशन है स्केलेटल मसल की सेल्स में, इनको कहते हैं बेटा टी ट्यूब्यूल्स। टी ट्यूब्यूल्स, ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स होता है इसका फुल फॉर्म। टी ट्यूब्यूल के नाम से हम इसको याद रखते हैं। ठीक है, तो टी ट्यूब्यूल्स ध्यान रखेंगे, इसका रोल आपको आगे अभी समझ में आएगा। दिस इज टी ट्यूब्यूल्स। ठीक, इसके अलावा हम बनाएंगे बेटा इसके अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्केलेटल मसल की सेल होती है उसकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहां रखा हुआ है? इन दो टी ट्यूब्यूल्स के बीच में रखा हुआ है। टी ट्यूब्यूल्स के बीच बीच में रखा होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो दिस इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम, दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल सेल ऑफ स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल की सेल की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है बेटा, दिस इज स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन। इसके अंदर कैल्शियम आयन भरा हुआ है, कैल्शियम आयन भरा हुआ है। अगली बात हो गई, ये भी आपको ध्यान रखना है, दिस इज स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन। क्या काम है इस कैल्शियम का, ये हम आगे भी सीखेंगे। स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। टी ट्यूब्यूल्स, स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोलेमा कहते हैं इसकी प्लाज्मा लेमा को, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, और सार्कोप्लाज्म कहते हैं इसके साइटोप्लाज्म को। इतनी बात हो गई अबाउट मसल फाइबर। अब बेटा जब हमने एक मसल फाइबर को देखा, एक मसल फाइबर, एक मायोफाइबर को देखा, तो हमने देखा इसके में अंदर बड़े सारे स्ट्रक्चर हैं, दैट इज कॉल्ड एज मायोफाइब्रिल्स, दैट इज कॉल्ड एज मायोफाइब्रिल्स। देखो, अगर मैं आपको एक मसल सेल का स्ट्रक्चर देखूं, ये एक मसल सेल बनाई है मैंने, एक मायोफाइबर। हमने देखा कि एक मायोफाइबर के अंदर भी बड़े सारे स्ट्रक्चर हैं, ऐसे लंबे लंबे रॉड लाइक, ऐसे लंबे लंबे रॉड लाइक बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं, और इसको हम कहते हैं मायोफाइब्रिल,
मायोफाइब्रिल। ठीक है, तो ये तो है बेटा व्हाइट कलर से जो हमने बनाया, ये एक सेल है, एक मायोफाइबर है, और एक मायोफाइबर के अंदर बड़ी सारी मायोफाइब्रिल्स है। एक मायोफाइबर के अंदर बड़ी सारी मायोफाइब्रिल्स हैं। तो हायरार्की कहां पे आई बच्चों? मसल, मसल के अंदर मसल बंडल, बंडल के अंदर मायोफाइबर्स, और हर फाइबर के अंदर मायोफाइब्रिल्स, हर फाइबर के अंदर मायोफाइब्रिल्स। तो ये एक्चुअल में हमने क्या दिखाया है? सार्कोलेमा दिखाया है, सार्कोलेमा। और इस एक सार्कोलेमा के अंदर, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक सेल के अंदर बड़ी सारी मायोफाइब्रिल्स हैं। ठीक है, अब बेटा ये जो मायोफाइब्रिल है, इस एक मायोफाइब्रिल के अंदर हमने जब इसको बड़ा करके देखा, मायोफाइब्रिल को बड़ा करके देखा, ये मायोफाइब्रिल है, ये फाइब्रिल बना रहे हैं, तो हमको इसके अंदर कुछ ऐसे से स्ट्रक्चर दिखाई दिए, ऐसे कुछ जिगजैग जिगजैग लाइंस दिखाई दी, ऐसे कुछ जिगजैग जिगजैग लाइंस दिख रही थी, जिससे हमने देखा कि कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बाहर निकले हुए हैं, पतले पतले से, कुछ ऐसे पतले पतले स्ट्रक्चर बाहर निकले हैं एक मायोफाइब्रिल के अंदर। और फिर हमने देखा बेटा कि सिर्फ पतले ही स्ट्रक्चर बाहर नहीं निकले हैं, बीच बीच में कुछ मोटे स्ट्रक्चर्स भी रखे हुए हैं, बीच बीच में कुछ मोटे स्ट्रक्चर्स भी रखे हुए हैं। ठीक है, तो हमको ये पता चला कि ये जो मोटे स्ट्रक्चर हैं, यही हमको धारियों की तरह दिख रहे थे, यही हमको धारियों की तरह दिख रहे थे। ठीक है, इसको कहते हैं बेटा डार्क बैंड, डार्क बैंड। जहां जहां पे ये वाला पार्ट था डार्क कलर आ रहा था, क्योंकि ये मोटा है। कैसा है? मोटा है। तुम्हें मोटू और पतलू की जोड़ी बनानी है। ठीक है, ये मोटा है, और ये जो येलो कलर का है ना बेटा, ये वाला, ये बेटा लाइट बैंड है, लाइट कलर का है, लाइट बैंड। ये पतला है बेटा, दिस इज पतलू एंड दिस इज मोटू। डार्क बैंड है और लाइट बैंड है, और बेटा यही धारियां आपको दिखती हैं बीच बीच में, डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट चलता है। तो अब सोचो, ऐसे ही बेटा डार्क लाइट चलता चला जाएगा, डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट, ऐसे करके डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट। सॉरी, अलग अलग कलर हो जा रहा है पर ये सेम कलर चल रहा है। ठीक है, डार्क लाइट डार्क लाइट, ऐसे करके आपको स्ट्राइएशंस दिखेंगी। तो अगर बेटा एक फाइब्रिल पे ऐसी स्ट्राइएशंस है और सारी फाइब्रिल पे होंगी तो एक फाइबर पे ऐसी स्ट्राइएशन दिखेंगी। फिर ऐसे बहुत सारी फाइबर है तो एक एक बंडल में दिखाई देगी, और हर बंडल में ऐसी दिखेगी। तो हमको मसल का जो ट्रांसफर सेक्शन है, यानी जो एक मसल है स्केलेटल मसल, उस पे ऐसे धारियां दिखाई देंगी। ठीक है, और इसीलिए जो स्केलेटल मसल होती है वो क्या होती है? स्ट्राइएटेड होती है, स्ट्राइप्ड होती है, उस पे धारियां होती हैं। वो धारियां एक्चुअली में आई कहां से? मसल पे, मसल के मसल बंडल के अंदर जो मायोफाइबर्स हैं, उनके अंदर जो मायोफाइब्रिल है, उसके अंदर ऐसे डार्क और लाइट स्ट्रक्चर चल रहे हैं। तो ये हमने क्या बनाया है? ये हमने एक मायोफाइब्रिल बनाया है, मायोफाइब्रिल बनाया है, जिसके अंदर ऐसे स्ट्रक्चर्स है। अब इन्हीं स्ट्रक्चर के बारे में लिख लेते हैं बेटा। ये जो एक मायोफाइब्रिल है, मायोफाइब्रिल, इसके अंदर होते हैं बेटा मायोफिलामेंट। मायोफिलामेंट, मायो मतलब मसल, फिलामेंट मतलब हम प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं। प्रोटीन के धागे बना रखे हैं हमने, प्रोटीन्स के फिलामेंट्स बना रखे हैं। और ये हमने दो तरह के बनाए। अभी तो हमने दो तरह के बैंड्स बनाए। एक बेटा बनाया हमने डार्क बैंड, कुछ प्रोटीन है जो डार्क कलर का डार्क बैंड बनाते हैं, और कुछ है जो लाइट बैंड बनाते हैं, लाइट बैंड बनाते हैं। ये दोनों ही किसके अंदर है? मायोफाइब्रिल के अंदर। ये देखो, एक मायोफाइब्रिल के अंदर ये डार्क लाइट प्रोटीन्स है। ठीक है, इन प्रोटीन्स को ही हम कहते हैं मायोफिलामेंट। तो मायोफाइब्रिल के अंदर है मायोफिलामेंट। मायोफिलामेंट कहीं पर डार्क तरह के हैं, कहीं पर लाइट वाले टाइप के हैं। जो डार्क होगा बेटा, मोटा होगा, उसको आप थिक बैंड बोलोगे, थिक प्रोटीन बोलोगे। ये कैसा प्रोटीन है? थिक प्रोटीन है। तो
तभी तो मोटा है, तभी तो डार्क बैंड बना रहा है। जहां लाइट बैंड है बेटा वहां पे पतला है, और वहां पे पतला है मतलब कि ये थिन बैंड बना रहा है, थिन प्रोटीन प्रेजेंट है। ठीक है, तो जहां पे थिन प्रोटीन है, पतलू है, वहां पे लाइट बैंड, जहां पे थिक प्रोटीन है, मोटा है, वहां पे डार्क बैंड। और इन्हीं प्रोटीन्स का नाम क्या है बेटा? ये मोटा जो है उसका नाम है मायोसिन प्रोटीन, और ये जो पतला है उसका नाम है एक्टिन प्रोटीन। और ये जो लाइट वाला पार्ट होता है बेटा, इसमें एक होता है एक्टिन प्रोटीन, एक और प्रोटीन होता है दैट इज ट्रोपोनिन प्रोटीन, और एक और प्रोटीन होता है तीसरा दैट इज ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन। Tropomyosin protein. So basically you have 4 proteins in one myofibril. हर मायोफाइब्रिल में बेटा आपके पास 4 प्रोटीन है। कौन कौन सी? मायोसिन, एक्टिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन। जहां पे मोटा है, थिक बैंड है, डार्क कलर है, वहां पे सिर्फ मोटा है मायोसिन। देखो मायोसिन से मोटा याद रखना, मायोसिन मोटू है तो थिक बैंड बनेगा, थिक बैंड है तो डार्क कलर दिखेगा। ठीक है, तो बच गया कौन सा? एक्टिन। एक्टिन कैसा है? थिन है, पतला है, तो पतलू जहां पे होगा वहां पे लाइट बैंड बनेगा, कलर लाइट होगा। और यही तो और कौन कौन सा प्रोटीन है? ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। पहली बात। दूसरा बेटा, इसी प्रोटीन्स को आप दूसरी तरह से भी पूछा जा सकता है आपको। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जो मायोफिलामेंट्स हैं, यानी कि बेटा जो प्रोटीन्स हैं, उनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। कैसे कैसे? एक हम कह देते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, वो प्रोटीन बेटा जो एक्चुअल में मसल की कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे, मसल को छोटा करेंगे तो मूवमेंट होगी, और वो होते हैं एक्टिन पतलू और मायोसिन मोटू। एक्चुअल में ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ये दोनों कुछ कुछ ऐसी मैकेनिज्म चलाते हैं जो हम आगे सीखेंगे जिससे ये कॉन्ट्रैक्शन होती है। और बच गए 2 जो इस काम में हेल्प करते हैं, इसको हम कहते हैं रेगुलेटरी प्रोटीन। रेगुलेटरी प्रोटीन। और ये रेगुलेटरी प्रोटीन में कौन कौन सा आ जाएगा? पहला तो आ जाएगा ट्रोपोनिन और दूसरा आ जाएगा ट्रोपोमायोसिन। तो 2 प्रोटीन इधर आ जाएंगे। तो प्राइमरीली कॉन्ट्रैक्शन ये दोनों करते हैं और इन दोनों में हेल्प ये दोनों करते हैं रेगुलेटरी प्रोटीन। बाकी लाइट वाली जगह पे ये तीनों हैं और डार्क वाली जगह पे ये अकेला है। ठीक है, ये बातें आपको प्रोटीन्स के बारे में याद रखनी है। तो ये हो गया एक मायोफिलामेंट के बारे में। अब देखते हैं मैसेज थोड़ा सा आता कैसे, एक मैकेनिज्म समझाना चाहती हूं आप लोगों को, वो समझना। अभी तक देखो तुमने क्या क्या देखा, थोड़ा सा एक बारी देख लो। ठीक है, तुमने देखा एक मसल काट के, मसल में देखा मसल बंडल्स हैं, बंडल्स के अंदर मायोफाइबर्स हैं, तो तुमने इसी को ट्रांसफर सेक्शन के बाद एक मसल सेल को देख लिया, एक मायोफाइबर को देख लिया, सार्कोलेमा के बारे में सीखा, और उसके बाद तुमने एक मायोफाइब्रिल को देखा जिसके अंदर बहुत सारे डार्क और लाइट बैंड्स दिख रहे हैं तुमको। ठीक है, अब हम आते हैं बेटा एक टर्म के बारे में, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब मैं तुमको बताती हूँ, देखो तुमने मान लो डांस करने का मन कर रहा है, तो तुम्हारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने यहां पे मैसेज भेजा, तो यहां से मैसेज कौन लेके आता है? मोटर न्यूरॉन ही तो लेके आती है, सेंसरी लेके जाती है और मोटर लेके आती है मैसेज। तो मोटर न्यूरॉन तुम्हारी स्केलेटल मसल के पास मैसेज लेके आएगी तब मूवमेंट होगा। तो बेटा हम मोटर न्यूरॉन बना लेते हैं, और ये हमने बना ली लास्ट मोटर न्यूरॉन, जो आखिरी मोटर न्यूरॉन होगी वो बना ली ऐसे। ये मोटर न्यूरॉन मैसेज लेके आ रही है। आपको पता है मोटर न्यूरॉन में ये क्या है? एक्सॉन है। ये क्या है बेटा? एक्सॉन एंडिंग है, ये भी आप जानते हो, आपने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा है टिश्यू में। एक्सॉन एंडिंग पे बेटा ऐसे साइनेप्टिक नॉब लगे होते हैं, ये भी आपको पता है। व्हाट इज दिस? साइनेप्टिक नॉब। साइनेप्टिक नॉब के अंदर क्या रखा होता है बच्चों? साइनेप्टिक नॉब के अंदर क्या रखा होता है? फटाफट से, साइनेप्टिक वेसिकल्स रखे होते हैं। क्या रखे होते हैं? साइनेप्टिक वेसिकल। दीज आर साइनेप्टिक वेसिकल्स। ये सब तो अब आपको अच्छे से याद भी हो गया होगा, रिवाइज कर लीजिएगा एक बार वीडियोस से। ठीक है, और इन साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर क्या भरा होता है बेटा? क्या भरा होता है बताओ? न्यूरोट्रांसमीटर भरा होता है।
क्या भरा होता है? न्यूरोट्रांसमीटर। सो दीज आर न्यूरोट्रांसमीटर। नाम को तोड़ के भी हमने सीखा था, वो केमिकल्स जो मैसेज को, न्यूरॉन से जो मैसेज आ रहा है उसको आगे ट्रांसमिट करेंगे। अब ये लास्ट मोटर न्यूरॉन कहां पे पहुंच गई है? ये लास्ट मोटर न्यूरॉन पहुंच गई है बेटा मसल सेल के पास, मसल सेल के पास। और सेल कैसी होती है? ये रही एक सेल, इसको आप क्या बुलाते हो? सार्कोलेमा, क्योंकि ये स्केलेटल मसल की सेल है। और इनको आप क्या कहते हो? टी ट्यूब्यूल्स, ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स। और यहां पे क्या रखा है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसके अंदर क्या है? कैल्शियम आयन भरा हुआ है। इतना तो तुम पहले से ही जानते हो, ये सारी बातें तो तुमने कर ही ली है। और बाहर क्या है? सार्कोप्लाज्म है, सार्कोप्लाज्म। ठीक है, अब देखो जो ये न्यूरॉन थी ये क्या है? ये सब बेटा ऐसे पूरा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, डेंड्राइट्स वगैरह। ठीक है, ये क्या आपने बनाया है ऊपर? ये आपने बनाई है मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन जो मैसेज लेके ऊपर से आ रही है डांस का। किसके पास आई है? ये आई है मायोफाइबर के पास, मायोफाइबर के पास। ठीक है, मायोफाइबर में आपको पता है बहुत सारे मायोफाइब्रिल्स हैं और हर फाइब्रिल के अंदर प्रोटीन्स हैं जिनको आप मायोफिलामेंट्स कहते हो, एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, अब होता क्या है बेटा, सबसे पहले इन दोनों को मिला के ये जो लास्ट मोटर न्यूरॉन है और ये जो एक मसल सेल जिसके पास ये मैसेज आया है, इन दोनों को मिला के कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, इन दोनों को मिला के कहते हैं बेटा मोटर यूनिट। क्या कहते हैं? मोटर यूनिट कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, इन दोनों को मिला के कहा जाता है मोटर यूनिट। एनसीईआरटी का दिया हुआ है बेटा और इस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, ध्यान रखेंगे। लास्ट मोटर न्यूरॉन और जिस मसल सेल के पास मैसेज आ रहा है इसको मिला के कहते हैं मोटर यूनिट। और बेटा ये जो बीच में जंक्शन बन रहा है ना इन दोनों के, ये जो जोड़ बन रहा है लास्ट मोटर न्यूरॉन और इस वाली सेल के बीच में, ये जो जंक्शन बन रहा है इस मोटर यूनिट में, जो यहाँ पे एक्चुअल में इनमें कुछ रिएक्शंस होने वाली हैं, इस जगह को कहते हैं बेटा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और बेटा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का ही दूसरा नाम है मोटर एंड प्लेट। प्रीवियस ईयर में इस पे क्वेश्चंस भी आए हुए हैं बेटा। तो मोटर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर एंड प्लेट एक ही बात है, जो इस जंक्शन को कहा जा रहा है। नाम को तोड़ के देख लो, न्यूरो मतलब मोटर न्यूरॉन की बात हो रही है, मस्कुलर मतलब मायोफाइबर की बात हो रही है, इनके बीच में जो जंक्शन है उसकी बात कर रहे हैं एनएमजे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन किसके किसके बीच में बन रहा है? तो बेटा इसके ये लास्ट मेम्ब्रेन जो है और ये वाली जो मेम्ब्रेन है इसके बीच में ही बन रहा है। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बेटा मोटर न्यूरॉन की आपकी मोटर न्यूरॉन की साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के बीच में, ऊपर का आप ले लो साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, साइनेप्टिक वेसिकल की जो मेम्ब्रेन है उसके बीच में, और बेटा नीचे ये जो सेल है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सार्कोलेमा के बीच में बन रहा है, सार्कोलेमा। ठीक है, किसकी सार्कोलेमा? मायोफाइबर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और किसका साइनेप्टिक मेम्ब्रेन? मोटर न्यूरॉन का साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, उसी के बीच में बन रहा है ये जंक्शन। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब होगा क्या इस जंक्शन पे? ये देखो इस जंक्शन पे क्या होता है बेटा, इस जंक्शन पे जब ये न्यूरोट्रांसमीटर बाहर निकलता है, न्यूरोट्रांसमीटर बाहर निकलता है, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर बाहर निकलता है बेटा? हमेशा स्केलेटल मसल पे जब भी न्यूरोट्रांसमीटर निकलेगा तुम एसिटाइल कोलिन को रिलीज कराओगे यहां पे। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब भी स्केलेटल मसल पे कोई न्यूरोट्रांसमीटर निकलेगा दैट इज एसिटाइल कोलिन ओनली, स्केलेटल मसल पे। ठीक है, तो यहां पे कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर बाहर निकल रहा है? एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन सिर्फ और सिर्फ अपने जुड़ने की जगह पे ही जाके जुड़ेगा, यानी कि बेटा अपने रिसेप्टर्स पे जाके जुड़ेगा, और इसके लिए रिसेप्टर्स लगे हुए हैं यहां पे इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर्स लगे हुए। ठीक है, तो ये एसिटाइलकोलिन जाएगा और अपने रिसेप्टर्स पे जुड़ जाएगा, अपने रिसेप्टर्स पे जुड़ जाएगा। और जो एसिटाइलकोलिन टी ट्यूब्यूल के अंदर
जाके जुड़ेगा वो इस वाले सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ज्यादा पास होगा, और जैसे ही ये एसिटाइलकोलिन आएगा अपने रिसेप्टर पे जुड़ेगा, ये फटाफट से मैसेज चला जाएगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, बता देगा, घंटी बजा देगा कि मैं आया हूं। और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसी दिन का वेट कर रहा था कि कब एसिटाइलकोलिन आएगा, मुझे मैसेज आएगा, तब मैं ये कैल्शियम को रिलीज कर दूंगा सार्कोप्लाज्म में। फिर से सुनो एक बारी, ऊपर से मैसेज आया, एक्सॉन से होते हुए एक्सॉन एंडिंग तक आ गया। एक्सॉन एंडिंग पे जब आया तो इसके अंदर साइनेप्टिक वेसिकल्स थे, वो बेटा आए, इससे फ्यूज किए और न्यूरोट्रांसमीटर को बाहर निकाल दिया। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर बाहर निकाला? एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन कहां जाके जुड़ेगा? मसल सेल की, मायोफाइबर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि सार्कोलेमा पे। सार्कोलेमा पे एसिटाइलकोलिन के लिए क्या रखा हुआ है? एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर रखे हुए हैं। एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर रखे हुए हैं। इन रिसेप्टर पे जाके एसिटाइलकोलिन जुड़ेगा, और एसिटाइलकोलिन पे इस पे जुड़ते ही इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मैसेज पहुंच जाएगा कि एसिटाइलकोलिन आया है। और एसिटाइलकोलिन के आने का ही ये वेट कर रहा था। इसके आके इसके लगने पे जैसे ही सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पता चलेगा, इसने कैल्शियम जो स्टोर करके रखा था वो बाहर निकाल दिया है सार्कोप्लाज्म में। और टी ट्यूब्यूल यहीं पे हेल्प करती है बेटा कि यहाँ पे जो टी ट्यूब्यूल है वहां पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर घुसी हुई है, और उसकी ही बगल में, उसकी ही पास में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम रखा है। तो टी ट्यूब्यूल के रिसेप्टर पे जब जाके ये जुड़ता है एसिटाइलकोलिन, तो जल्दी मैसेज चला जाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। इसी को मैं आपको सीक्वेंस में लिख के दिखाती हूँ, इसी को मैं आपको सीक्वेंस में लिख के दिखाती हूँ। देखो क्या हुआ है अभी तक। एक्शन पोटेंशियल कहां पे है? एक्सॉन पे है। फिर ये एक्शन पोटेंशियल कहां पहुंचा बेटा? एक्सॉन एंडिंग पे, एक्सॉन टर्मिनल पे पहुंचा। एक्सॉन टर्मिनल पे जब पहुंचता है तो क्या होता है? साइनेप्टिक वेसिकल रिलीज हो जाता है। साइनेप्टिक वेसिकल रिलीजेस न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर देता है। बेटा कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है? एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन रिलीज करता है। स्केलेटल मसल पे हमेशा कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा? एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन कहां जाता है? टी ट्यूब्यूल पे। टी ट्यूब्यूल है क्या बेटा? सार्कोलेमा ही है, सार्कोलेमा ही है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ऑफ मायोफाइबर। सब कुछ यहां लिख दिया है, मायोफाइबर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। टी ट्यूब्यूल पे जाएगा तो क्या होगा? टी ट्यूब्यूल पे रखा हुआ है बेटा एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर, यहां पे एसिटाइलकोलिन जुड़ जाएगा, एसिटाइलकोलिन का बाइंडिंग हो जाएगा और मैसेज चला जाएगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, और कैल्शियम रिलीज हो जाएगा इससे इन द सार्कोप्लाज्म। इतनी बात तक आपने सीख लिया है। इसके आगे की कहानी अभी हम करेंगे कि कैल्शियम जाके करता क्या है, जब हम सारे प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर कर लेंगे। अभी आप इतना डाइजेस्ट करो, ठीक है। ये मैंने आपको इतना सारा क्यों बताया? क्योंकि ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जानना बहुत जरूरी था कि ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है, मोटर एंड प्लेट क्या होती है, ये जंक्शन किसके किसके बीच में होता है, और इस पूरे को मिला के क्या कहते हैं? मोटर यूनिट कहते हैं, एक मोटर यूनिट कहते हैं, ठीक है। इतना आपको अच्छे से ग्रैब करके रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात पे आते हैं। मायोफाइब्रिल सीख लिया, मायो ये सीख लिया। अब आते हैं बेटा मायोफिलामेंट पे। मायोफिलामेंट के बारे में मैं आपको इस वाली स्लाइड पे बता चुकी हूँ। ये जो मायोफिलामेंट्स हैं ये दो तरह के होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मायोफिलामेंट के बाद आते हैं। अब आते हैं बेटा एक सार्कोमियर क्या होती है। अभी मैंने आपको बताया कि जो स्केलेटल मसल है उसमें एक्टिन मायोसिन है, और उस एक्टिन मायोसिन ने ऐसी अरेंजमेंट रखी हुई है कि डार्क और लाइट बैंड दिख रहे हैं और वो स्ट्राइएशंस बना रहे हैं। अब हम उसी को बढ़िया से अरेंजमेंट बना के देखते हैं कि कैसे प्रेजेंट है। तो अपन क्या बना लेते हैं बेटा? ये हम बना रहे हैं एक मायोफाइब्रिल। ये हमने क्या बनाया बेटा? एक मायोफाइब्रिल बनाया, ठीक है। ये एक मायोफाइब्रिल है जिसके अंदर मायोफिलामेंट्स रखे, यानी कि डार्क और लाइट प्रोटीन्स रखे हैं। डार्क मायोफिलामेंट, लाइट मायोफिलामेंट रखा हुआ है। अब इसी के अंदर अभी हमने क्या बनाया था? ऐसे कुछ जिगजैग लाइंस बनाई थी, ऐसे कुछ जिगजैग लाइंस बनाई थी। बस वही लाइंस हम फिर से बना लेंगे।
ऐसे कुछ zigzag लाइंस बनाई थी, है ना, सी दिस, ये हमने फिर से कुछ zigzag लाइंस बना ली। और इन zigzag लाइंस से क्या जुड़ा हुआ था बेटा, ऐसे कुछ पतले फिलामेंट निकले हुए थे, यानी कि थिन मायोफिलामेंट निकले हुए थे, पतले थिन, यानी कि एक्टिन फिलामेंट निकले हुए थे, एक्टिन प्रोटीन निकला हुआ था। और फिर हमने देखा कि इनके बीच बीच में ऐसे डार्क फिलामेंट भी थे, मोटे फिलामेंट, डार्क बैंड भी थे, और ये किससे बने हुए थे, याद करो, मोटा मतलब मायोसिन, तो ये बेटा मायोसिन के फिलामेंट थे इनके बीच बीच में, इस तरह से। दिस इज अगेन मोटा, मायोसिन, डार्क, ठीक है, ऐसे करके बने हुए थे। इसी बात को बस हम लिखेंगे। ये क्या है, देखो, ये वाला है बेटा मोटा, मोटा मतलब मायोसिन फिलामेंट, और मतलब ये क्या बना रहा है, डार्क बैंड, ये जहां पे भी होगा डार्क कलर दिखेगा, और मोटा है इसीलिए थिक प्रोटीन, थिक मायोफिलामेंट। ये वाला जो है येलो वाला, ये देखो, ये क्या है, ये वाला पतला है बेटा, पतला, दिस इज पतलू, मतलब कि थिन मायोफिलामेंट, मतलब कि बेटा एक्टिन प्रोटीन है यहाँ पे, यहीं पे ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन भी है, और ये क्या बनाएगा, लाइट बैंड बनाएगा। ये क्या बनाएगा, लाइट बैंड बनाएगा, जहां पे पतला है वहां पे लाइट बैंड बनेगा, ठीक है, ये वाली बात हो गई। अब इसमें इनके घरों का नाम रखते हैं बेटा, इनका नाम रखते हैं। आ जाओ, देखो यहां से यहां तक क्या तुमको मोटे का राज दिख रहा है, जहां से जहां तक पूरा मोटा है, पूरा का पूरा थिक मायोसिन डार्क बैंड है, उस पूरे को तुम बोलोगे ए बैंड। तो ए बैंड वो जगह है जहां पे पूरा का पूरा मोटे का इलाका है, मोटे का राज चल रहा है। तुम देख सकते हो कि इस मोटे का जहां से जहां तक नाम चल रहा है उसमें बेचारा पतला भी रह रहा है, पर उसका नाम नहीं चल पा रहा, ठीक है। तो ए बैंड क्या है, पूरा मोटा जहां पे रहता है, मायोसिन जहां पे रहता है, थिक बैंड जहां पे रहता है, डार्क बैंड जहां पे रहता है, ठीक है। अब तुम देखो पतला कहां से कहां तक अकेला रह रहा है, ये देखो, ये वाली जगह से लेके ये वाली जगह तक पतला रह रहा है, ठीक है। तो यहां से यहां तक हम कहते हैं आई बैंड। क्या कहते हैं, आई बैंड। आई बैंड वो जगह है जहां पे पतला अकेला रह रहा है, थिन मायोफिलामेंट अकेला रह रहा है, मोटा नहीं घुसा हुआ उसमें, यानी एक्टिन फिलामेंट अकेला रह रहा है, लाइट बैंड अकेला रह रहा है, ठीक है, वो हो गया आई बैंड। तुम देख सकते हो कि इस आई बैंड में थोड़ा तो इधर का हिस्सा है, थोड़ा इधर का हिस्सा है, ठीक है, दोनों साइड के हिस्से हैं। ये जो ऐसे जिगजैग लाइन है बेटा, इन लाइंस को कहते हैं जेड लाइन, जेड लाइन, क्रॉस मेम्ब्रेन भी कहते हैं इसको। ये एक दूसरी जेड लाइन हो गई, ये इसी तरह एक तीसरी जेड लाइन हो गई। और बेटा दो जेड लाइन के बीच में ये जो जगह होती है ना, दो जेड लाइन के बीच में हम कहते हैं सार्कोमियर, सार्कोमियर, ठीक है। देखो अभी तक हमने क्या किया, जिगजैग लाइंस चल रही है, जिगजैग से जेड वर्ड नहीं आया, जेड का मतलब होता है क्रॉसेस मेम्ब्रेन, क्रॉसेस मेम्ब्रेन, ठीक है, इसका नाम है। चल बेटा ये जो जेड लाइंस है, दो जेड लाइन के बीच में हम कहते हैं सार्कोमियर है, एंड दिस सार्कोमियर इज द यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, दिस इज द यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन की यूनिट होने का क्या मतलब, बेटा हमको इसी को छोटा करना है, सार्कोमियर को छोटा करना है। जब आप सार्कोमियर को छोटा करते जाओगे तो ये पूरी की पूरी जो मायोफाइब्रिल है छोटी हो जाएगी, पूरी की पूरी मायोफाइबर छोटी हो जाएगी, मसल बंडल छोटा हो जाएगा, और पूरी मसल छोटी हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी और मूवमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो मूवमेंट के लिए मसल छोटा करना है, मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराना है, मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए बंडल को छोटा करेंगे, मतलब मायोफाइबर्स को छोटा करेंगे, मतलब मायोफाइब्रिल्स को छोटा करेंगे, मतलब मायोफाइब्रिल के अंदर इन मायोफिलामेंट्स को छोटा करेंगे, मतलब सार्कोमियर को छोटा करते जाएंगे, एंड दैट इज व्हाई सार्कोमियर इज कॉल्ड एज यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब ये सार्कोमियर पता चल गया,
ए बैंड पता चल गया, जहां पे पूरा का पूरा मोटा रह रहा है, मोटे का राज चल रहा है, उसी का नाम चल रहा है क्योंकि वो मोटा है, ज्यादा ताकतवर है। पतला अपनी नहीं चला पा रहा। पतले ने अपना इलाके का नाम कहां से कहां तक रखा है, जहां पे वो अकेला रहता है, वहां पे मोटा रहता ही नहीं। जिस जगह पे दोनों मिल के रह रहे हैं इतनी जगह पे, वहां पे नाम किसका चल रहा है, मोटे का चल रहा है। दो चीजें हो गई। अब बेटा सिर्फ इतनी सी दूर जहां पे दोनों रह रहे हैं, ये जो दोनों रह रहे हैं, इस वाली जगह को हम कहते हैं ओ बैंड। ओ मतलब ओवरलैपिंग, ओ बैंड, ओवरलैपिंग बैंड कहते हैं जहां पे दोनों चल रहे हैं। मतलब बेटा ए बैंड के अंदर दो ओवरलैपिंग बैंड चल रहे हैं, दो ओवरलैपिंग बैंड चल रहे हैं। ये देखो ए बैंड के अंदर ही एक तो वो जगह होगी जहां पे सिर्फ और सिर्फ मोटा है, ये वाली जगह देखो, इतनी जगह पे तो मोटा अकेला है, ठीक है। और बगल बगल में वो वाली जगह है जहां पे दोनों मिल के रह रहे हैं, तो ये एक ओ बैंड हो गया और ये दूसरा ओ बैंड हो गया। और बेटा वो वाली जगह जिसमें मोटा अकेला है, इस वाले को कहते हैं एच जोन, एच जोन। तो एक ए बैंड के अंदर ओ बैंड, एच जोन, ओ बैंड, मिलके रह रहे हैं, अकेला रह रहा है, मिलके रह रहे हैं, पूरे को हमने क्या कहा, ए बैंड कहा, ठीक है। अगर ऐसे तुम एक सार्कोमियर में देखो क्या क्या आया है, तो एक सार्कोमियर में बेटा एक तो पूरा ए बैंड आ रहा है, आई बैंड यहां से यहां तक है, यहां इधर बना लेते हैं, यहां से यहां तक आई बैंड है, तो आधा आई और पूरा का पूरा ए, ये सॉरी आधा आई इधर, आधा आई इधर और पूरा का पूरा ए, ये आ रहा है एक सार्कोमियर के अंदर। एक सार्कोमियर के अंदर क्या आ रहा है, इधर का आधा आई, इस लाइन के अंदर अंदर देखना है हमको, इधर का आधा आई और पूरा का पूरा ए। बस इन्हीं बातों को हम लिख लेते हैं। आ जाओ, ये देखो एक सार्कोमियर के अंदर क्या क्या है बेटा, एक सार्कोमियर के अंदर हाफ आई, 1 ए और हाफ आई है, ठीक है। एक ए बैंड के अंदर क्या है बेटा, एक ए बैंड के अंदर क्या क्या है, देखो एक ओ बैंड है इधर साइड जहां पे दोनों रह रहे हैं, प्लस एच जोन है, प्लस ओ बैंड है, यानी दो ओ बैंड और एक एच जोन है। ओवरलैपिंग वाला जहां दोनों रह रहे हैं, ओवरलैपिंग वाला जहां पे दोनों जगह शेयर कर रहे हैं, एच जोन जहां पे सिर्फ ए है। और इसी को याद रखने के लिए आप ऐसे लिख सकते हो, एच जोन में कौन रहता है, ओनली थिक, ओनली थिक या ओनली मायोसिन, ओनली मायोसिन। बेटा आई बैंड में कौन रहता है, आई बैंड में ओनली थिन, ओनली थिन, सिर्फ पतला रहता है, सिर्फ एक्टिन रहता है, नॉट मायोसिन। और बेटा ए बैंड में कौन रहता है, ए बैंड में टोटल मायोसिन, जहां से जहां तक मायोसिन रह रहा है उसमें चाहे पतला भी रह रहा है, आपको पता है उसमें ए बैंड के अंदर देखो पतला भी रह रहा है यहां पे और यहां पे सिर्फ मोटा रह रहा है एच जोन में, लेकिन टोटल वो जहां से जहां तक है मायोसिन वहां तक हमने क्या कह दिया, ए बैंड कह दिया, ठीक है। इसको याद रखना। अब आप सार्कोमियर को छोटा करोगे तो क्या होगा, सार्कोमियर को छोटा करने पे क्या होगा, सार्कोमियर को छोटा करोगे तो जेड लाइन पास पास आ जाएगी और ये जो मोटा है उसके ऊपर पतला ऐसे सरक सरक के अंदर आने लगता है, ये जो मोटा है इसके ऊपर पतला ऐसे सरक सरक के अंदर आने लगता है। जब ऐसा होगा तो क्या क्या चेंज आएगा, तुम्हें कहां कहां देखना है कि एच जोन छोटा होगा या बड़ा होगा, ओवरलैपिंग बैंड छोटे होंगे या बड़े होंगे, आई बैंड छोटा होगा या बड़ा होगा, ये सारी चीजें देखनी है। सार्कोमियर छोटी होगी या बड़ी होगी, बेटा ध्यान से देखो, सार्कोमियर तो छोटी ही होगी, कॉन्ट्रैक्शन होगा तो। अब देखो ये सरक के आगे जाएगा तो इसका खुद का इलाका तो कम हो जाएगा आई बैंड का, तो आई बैंड भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। एच जोन जहां पे अकेला मायोसिन रह रहा था उस पे अब ये एक्टिन चढ़ा जा रहा है, तो एच जोन भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। लेकिन ओवरलैपिंग बैंड क्या होगा, बढ़ जाएगा। पहले इतनी ओवरलैपिंग थी, अब ओवरलैपिंग बढ़ रही है, तो ओवरलैपिंग बैंड बड़ा हो जाएगा। बीच में जो सिर्फ और सिर्फ मायोसिन की जगह थी वो कम होती जाएगी क्योंकि ये उसी पे चढ़ के जा रहा है। जहां पे ये अकेला रहता था पहले इतना ज्यादा रह रहा था, अब देखो कम होते जा रहा है, मतलब अब आई बैंड भी छोटा हो जाएगा और सार्कोमियर भी छोटी हो जाएगी। इसी बात को हमें लिखना है। क्या क्या होगा देखो, डायरेक्ट इसको याद रखोगे तो क्वेश्चंस जल्दी याद हो जाएंगे। ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन क्या क्या चीजें होंगी, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन सबसे पहली चीज क्या ध्यान रखनी है, सार्कोमियर बेटा छोटी हो जाएगी, सार्कोमियर छोटी हो जाएगी।
एच जोन भी बेटा कम हो जाएगा, जहां पे सिर्फ और सिर्फ ए बैंड रह रहा था ये भी डिक्रीज कर जाएगा। आई बैंड भी बेटा छोटा हो जाएगा, जहां पे सिर्फ एक्टिन रह रहा था वो भी जगह कम हो जाएगी क्योंकि स्लाइड कर रहे हैं। लेकिन बेटा ओ बैंड, ओवरलैपिंग बैंड बड़ा हो जाएगा, ठीक है, बढ़ने लगेगा, इट विल इंक्रीज क्योंकि ओवरलैपिंग बढ़ रही है, ठीक है। तो अकेले की एक्टिन की, अकेले की मायोसिन की जगह तो कम हो रही है और ओवरलैपिंग बढ़ रही है। व्हाट अबाउट द ए बैंड? ए बैंड के साथ क्या होगा बेटा? ए बैंड तो मायोसिन का फुल लेंथ का साइज है ना, साइज थोड़े हम छोटी कर रहे हैं, हम तो सिर्फ एक दूसरे के ऊपर चढ़ा रहे हैं इनको। तो ए बैंड एज इट इज रहेगा, उसके साइज में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, इट विल रिमेन सेम, इट विल रिमेन सेम। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे सार्कोमियर छोटी होगी, एच जोन छोटा होगा जहां पे सिर्फ मायोसिन रहता है, आई बैंड छोटा होगा जहां पे सिर्फ एक्टिन रहता है, ओ बैंड बढ़ जाएगी जहां पे दोनों मिलके रहते हैं, और ए बैंड एज इट इज रहेगी क्योंकि ये टोटल लेंथ ऑफ मायोसिन है तो लेंथ तो चेंज नहीं हो रही, सिर्फ स्लाइडिंग हो रही है इनकी एक के दूसरे के ऊपर, ठीक है। तो ये वाली बात ध्यान रखनी है और ये वाली बात ध्यान रखनी है ताकि आप आंसर्स अच्छे से कर सकें। एक सार्कोमियर में क्या क्या होता है? हाफ आई, 1A और हाफ आई। इसी को आप और कैसे लिख सकते हो? हाफ आई और 1A में क्या क्या होता है? OHO। तो इसी को आप लिख सकते हो हाफ आई, 1O, 1H, 1O देन हाफ आई। दोनों इक्वेशंस लिखी जा सकती है एक सार्कोमियर के लिए, ठीक है। इस जेड लाइन के अलावा एक और लाइन होती है, ये जेड लाइन कहां पे? एक्टिन के बीच में चल रही है बेटा। ये जेड लाइन एनसीईआरटी ने साफ साफ लिखा हुआ है, थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन है, ये एक पतली सी इलास्टिक फाइबर की बनी हुई मेम्ब्रेन है। तो ये एक प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि एनसीईआरटी ने लिखा है कि ये जो जेड लाइन है ये एक पतली सी इलास्टिक फाइबर्स की बनी हुई मेम्ब्रेन है, ठीक। इसी तरह बेटा इसके बीच में भी एक मेम्ब्रेन चलती है, मोटे के बीच में भी एक मेम्ब्रेन चलती है ए बैंड के अंदर, एच जोन के अंदर, जहां जहां पे डार्क बैंड है, मायोसिन है, और इसका नाम है बेटा एम लाइन। एम लाइन, एम का मतलब मिडिल नहीं है, ठीक है, एम लाइन इसका नाम है। और एम लाइन भी बेटा थिन फाइब्रस टिश्यू का बना हुआ है, बहुत पतला सा है ये भी, और फाइबर्स भरे हुए हैं इसमें भी, उसी की लाइन है, ठीक है। ये भी एनसीईआरटी ने लिखा है, थिन फाइब्रस लाइन है ये। तो एम लाइन हो गई, जेड लाइन हो गई। जेड लाइन ने किसको पकड़ा हुआ है? एक्टिन को पकड़ा हुआ है। एम लाइन ने किसको पकड़ा हुआ है? मायोसिन को, डार्क बैंड को पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया आपको सार्कोमियर का अरेंजमेंट, जिसमें कैसे कैसे ये सारे अरेंज है वो आपको ध्यान रखना है। और ये सार्कोमियर का अरेंजमेंट किसमें देखने को मिलता है? अगेन स्केलेटल मसल में, स्केलेटल मसल में। किसकी वजह से आ रहा है ये अरेंजमेंट? एक्टिन मायोसिन की वजह से आ रहा है। तो एक्टिन मायोसिन तो सब में प्रेजेंट है, पर उन्होंने स्केलेटल मसल में अपने आप को ऐसे सार्कोमियर के फॉर्म में ऐसे अरेंजमेंट किया हुआ है जिससे डार्क और लाइट बैंड यानी कि स्ट्राइएशंस बनती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द सार्कोमियर। ये वाली दो चीजें अच्छे से याद रखेंगे, इनसे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं और इस वाले डायग्राम से भी बनते हैं। आप जाके एनसीईआरटी का भी अब ये वाला डायग्राम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे विद द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कि एक दूसरे के ऊपर सरक कैसे रहे। उसके लिए पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन का स्ट्रक्चर कैसा है। तो हम पहले उन चारों का स्ट्रक्चर करेंगे, फिर स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी करेंगे, फिर चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट दैट इज स्केलेटन पे पहुंचेंगे, ठीक है। इतना पार्ट आप अच्छे से एनसीईआरटी से पढ़ के एक एक लाइन अच्छे से समझ के फिर आगे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। टिल देन एवरीवन टेक केयर, स्टे सेफ, सी यू।